भंवर से लड़ो, लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। जी हाँ, अगर आप डेडिकेशन और मेहनत के दम पर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर अचीव करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने अपने हार्डवर्क और मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर संदीप मित्तल IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिविल सर्विसेज में जाने का जो विचार है वो कैसे आया आपके मन में? देखिए, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे समय में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहती थी। सरकारी नौकरी करनी होती थी या लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, तो डॉक्टर इंजीनियर की लाइन जो है वो ऑलरेडी पहले ही जो है अलग हो चुकी थी जी। तो मेरी कक्षा में काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते थे जो बिहार प्रदेश से आते थे जी। तो उन लोगों का रुझान सिविल सर्विस की तरफ रहता था जी। और मेरा उस प्रति रुझान कभी रहा नहीं। अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए जी। मैंने पूरा ध्यान जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे दिया, लेकिन मैं देखता था कि ये बिहार प्रदेश से आए हुए विद्यार्थी बड़ी मेहनत से जो है सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं जी। तो उनको देख के मन में ये लगता था कि ये लोग क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तब तक मेरे मन में इस तरीके का कोई अट्रैक्शन मन में नहीं आया था। मास्टर्स ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी करने के बाद जी। मैंने कैम्ब्रिज नेहरू फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और उसमें मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट भी हो गया। शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये कि उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी और कुछ PhD से संबंधित टॉपिक थे जिसे अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो मेरी स्कॉलरशिप, फुल्ली पेड स्कॉलरशिप से अवार्डेड थी। लेकिन कुछ ऐसा देखा और समझा कि मेरे से पूर्व जिन छात्रों ने PhD की, इवन विदेशों से जो PhD करके आए, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना नौकरी के 2-2, 3-3 वर्षों से घूम रहे थे। तो एक तरफ तो मन में ये रहा कि क्या PhD करने के बाद भारत आने के बाद नौकरी मिलेगी, और दूसरी तरफ देखा, पारिवारिक परिस्थितियां देखी कि मेरे विदेश जाने के बाद मेरी अनुपस्थिति के अंदर क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, क्या उन लोगों को मेरे ना रहने से नुकसान होगा। तो कुल मिला के ये लगा कि हमें भारतवर्ष में रह के, परिवार के साथ रह के भारतवर्ष में ही कुछ करना है। उसके बाद कुछ सामाजिक परिस्थितियां समझने का मौका मिला और उस दौरान पता चला कि अल्टीमेटली अगर भारतवर्ष में रहना है तो सिविल सर्विसेज में ही जाना होगा। तो तब मन में आया कि क्यों ना सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी की जाए और कोशिश की जाए एक उस मुकाम पर पहुंचने की। सर, जो आपकी जर्नी थी इसमें जो आपके पेरेंट्स थे उनका कैसा सपोर्ट रहा, आपको कैसा सहयोग रहा? तो मैंने अपनी माताजी को बताया कि भाई मैं जो है अब ऐसा है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, आप मुझे 1 वर्ष के लिए बिल्कुल घर के हर कार्य से मुक्त कर दें। चाहे किसी के यहाँ जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, घर के कोई कार्यकलाप हो, मेरे को किसी भी चीज़ में जो है इन्वॉल्व ना किया जाए और मुझे पूरी तरह से मुक्त रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, मुझसे कुछ ना पूछा जाए। 1 साल का समय मुझे दिया जाए और उस 1 साल के बाद मैं फिर दोबारा आपसे बात करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो मेरी माताजी ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम्हें जो करना है वो करो। तो इस तरीके से ये जो है यात्रा प्रारंभ हुई। और सर, जो आपका परिणाम का दिन था वो कैसा था? तो आपके मन में क्या उलझन थी, किस तरह से वो रहा? हमने 1 साल तैयारी की और तैयारी के बाद एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद अगले वर्ष के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे। तो अगले वर्ष के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जनरली जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो उन दिनों में मोबाइल फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं थी और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस टाइप की व्यवस्थाएं नहीं होती थी और रिज़ल्ट जो है जनरली अखबारों के अंदर डिक्लेयर होता था। लेकिन कुछ लोग जो है बड़े उत्साहित रहते थे। वो लोग UPSC रोज़ एक व्यक्ति की ड्यूटी रखती थी कि जाके देख के आओ कि आज लिस्ट तो नहीं लगी। तो उसी प्रकार का एक ग्रुप, कहीं से पता चला, फ़ोन आया कि लिस्ट लग चुकी है आज। जिस दिन अगले वर्ष का एग्ज़ाम होना था उससे 1 दिन पहले। तो मेरे पास एक स्कूटर होता था, गर्मी के दिन थे, जून का तपता महीना, बिल्कुल 42 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, इस टाइप का। मैंने अपना स्कूटर उठाया और मैं सीधा UPSC पहुंचा। जी। और
क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तो मैंने नीचे से अपना नाम उस लिस्ट में खोजना शुरू किया। टोटल 700 कैंडिडेट्स का चयन हुआ था, तो मैंने 700 नंबर से अपना नाम ढूंढना शुरू किया। और जब मैं बिल्कुल ऊपर से पहले पन्ने पे जब नीचे से पहुंचा, तो तब तक मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था और मुझे अपना नाम तब तक नहीं दिखाई दिया। और पहले पन्ने पे पहुंचते पहुंचते मैं इतना हताश हो गया कि मैंने वो अपना नाम पहले पन्ने पे देखा ही नहीं। और उसके बाद मैं बाहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मेरे एक साथी थे जो मेरे साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, प्राध्यापक थे, लेक्चरर। वो मुझे मिले और बोले, अरे मुबारक हो, आपको तो IPS मिल जाएगा। तो मैंने कहा, यार क्या आप मजाक कर रहे हो, भद्दा मजाक इस समय कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको आपका नाम दिखाता हूँ। वो प्राध्यापक मुझे लेके गए, उन्होंने मुझे पहले पृष्ठ पे 98 नंबर पे जो आखिरी नाम था वो मेरा ही था। तो ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पिताजी उस समय शास्त्री भवन में बैठते थे, सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो है IPS में सिलेक्शन हो गया है। तो पिताजी ने कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हो गया है, क्योंकि मैं भी अभी UPSC की लिस्ट देख के आ रहा हूँ और मुझे तुम्हारा नाम दिखाई नहीं दिया हुआ। जी जी। तो पिताजी को भी मेरा नाम नजर नहीं आया। मैंने उन्हें अपने स्कूटर में बिठाया, मैं दोबारा UPSC लेके आया, उन्हें अपना नाम दिखाया। तब उनको बड़ी तृप्ति हुई। उनके चेहरे पे जो शांति मैंने पहली बार देखी और प्रसन्नता देखी, उसकी अनुभूति कुछ अलग ही थी। आज भी जब उसको आप सोचते होंगे तो आप बहुत रोमांचित होते होंगे। जी सर, कैम्ब्रिज की फेलोशिप जो था वो नहीं लेने का जो निर्णय था, क्या आपको लगता है वो सही था? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो मेरा रुझान जो है वो शोध कार्य की तरफ ज़्यादा था। इवन विद्यार्थी रहते हुए भी मैंने कुछ शोध पत्र लिखे जी। और कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की जी। कुछ रिसर्च पेपर्स भी प्रकाशित किए। तो मेरी मन से दिली इच्छा थी कि क्या कहते हैं, मैं शोध करूं और उस फील्ड में आगे बढ़ूं, बहुत आगे बढ़ूं। और मास्टर्स करने के बाद मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी लेक्चरर के तौर पे काम भी कर रहा था। तो फ्यूचर मेरा उस फील्ड में भी ब्राइट था। लेकिन भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अभी मतलब सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं ज्वाइन करनी चाहिए जी। और बाकी हर व्यवस्था का, हर व्यवसाय का अपना अपना समाज में रोल रहता है। हमारे समय में तो या तो आप डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, उसके बाद कुछ भी बनिए, सब कुछ बेमानी है। या तो आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, अदरवाइज आप कुछ भी रहिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो समाज की सामाजिक दृष्टि से देखूं तो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरी 30 वर्षों की जर्नी में मुझे लगा जो सेटिस्फेक्शन मिला जनता और अपने समाज की और अपने नागरिकों की सेवा करने का और नए नए चैलेंजेस को देखने का, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वो एक जो सेटिस्फेक्शन है वो एक अपने अलग ही तरीके का है। लेकिन मेरे मन में कहीं फिर भी जो है वो शोध क्षेत्र में ना जाने का एक थोड़ा सा एक मन में थोड़ा रह जाता है कि मैं उस फील्ड में नहीं गया जी। सर, पुलिस की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनी हुई है लोगों के बीच में। लोग अक्सर पुलिस स्टेशन जाने से भी डरते हैं और ऐसा कहा जाता है लोगों के बीच में कि लोगों को जो पुलिस से इंसाफ मिलता है वो या तो क्राइम पेट्रोल में मिलता है या मूवीज़ में मिलता है। तो लोगों का विश्वास कैसे सर डेवलप हो पुलिस पे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा एक तो जनता के मन में कई तरीके के मिथ्स हैं जी पुलिस के बारे में। पुलिस जो है वो समाज का आईना है जी। जो समाज है वही पुलिस है। उसी समाज से पुलिस के लोग भी वहीं से निकल कर आते हैं। जो समाज की आशाएं हैं पुलिस विभाग उन्हीं आशाओं को पूरा करता है। तो पहले हम समाज अपने आप में देखें और उसके अलावा समाज के सामने जो प्रसारित और प्रचलित किया जाता है वो सिर्फ उनकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को प्रचलित कर दिया जाता है। कोई एक व्यक्ति ने कोई कुछ गतिविधि की, कहीं कुछ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया या कुछ किसी के साथ वैचारिक तौर पर बदतमीजी की, वो सब बहुत जल्दी प्रसारित और प्रचलित हो जाता है मीडिया में और इधर उधर। लेकिन अगर आप देखें तो जब मैं जिलों के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कार्य करता था तो मेरे कई पत्रकार मित्र मेरे पास आते थे। तो मैं उन्हें निमंत्रण देता था कि आज रात आप मेरे साथ नाइट राउंड पे चलने के लिए आमंत्रित हैं।
तो मैं उन्हें अपने साथ रात के 12 बजे मेरा नाइट राउंड शुरू होता था, सवेरे 3-4 बजे तक चलता था, तो मैं उनको लेके अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाता था। तो उस दौरान जब हम अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग लोगों से, कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियां जो सड़क पे खड़े हैं, थानों में बैठे हैं, उनसे मिलते थे। वो देखने के बाद मैं समझता हूँ कि एक भी पत्रकार दोस्त ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये ना कहा हो कि सर हमारा नजरिया ही पुलिस के प्रति बदल गया है। एक पुलिस कर्मचारी दिवाली होली अपनी नहीं देखता, समाज के लोग उसे शांतिपूर्वक मनाएं, उसके लिए अपने बच्चों की पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग में वो कभी नहीं जाता। उसके बच्चे उसे कभी देखते नहीं हैं, क्योंकि जब वो सवेरे सो के उठता है तो वो ऑफिस जा चुका होता है, जब बच्चे सो चुके होते हैं तब वो ऑफिस आता है। मेरी अपनी बेटी ने, मैंने अपने बच्चों को कभी वर्टिकली ग्रो करते हुए नहीं देखा, मैंने उन्हें हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हुए देखा। क्योंकि इतना व्यस्त जीवन रहता है जिलों में, और जब हम लोग फील्ड में रहते हैं कि बच्चे सो रहे होते हैं, हम लोग निकल जाते हैं, बच्चे सो चुके होते हैं तब हम घर में आते हैं, कई कई हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल परिस्थितियों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई राजनीतिक दबाव लोगों पर रहता है, वो अपनी जगह है, उसे हम लोग हैंडल करते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी मेरे पर राजनीतिक इस तरीके का दबाव नहीं आया कि मुझे कोई गलत काम करने के लिए कहा हो, इसलिए मैं उस चीज़ पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरे 30 वर्ष के जीवन में, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, अपने पुलिस के कलीग हों या जनता हो, सबका सहयोग, सपोर्ट और विश्वास हमेशा प्राप्त हुआ है, और उसी कारण हम लोग आगे बढ़ सके। तो मेरा समाज से यही है कि आप समाज देखें पहले कि समाज कैसा है, और वो उसने अपने में से जिन पुलिस कर्मचारियों को पुलिस विभाग में भेजा है तो समय लगता है। समय के साथ साथ पुलिसिंग भारत में जो है वो ब्रिटिश प्रशासन की देन है। बड़े समय से कोशिश हो रही है कि उस पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए, उस क्षेत्र में कई प्रयास भी किए गए, और आज स्थिति चेंज है। आज सोशल मीडिया के आने के बाद और पुलिस विभाग की अपनी कोशिशों के कारण आज एक पुलिस विभाग जनता की जरूरतों के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध है और ज़्यादा जागरूक है। तो नजरिया बदला है, आगे भी बदलेगा, समाज समय के साथ साथ बदलाव होगा। और सर, लोग, मुझे लगता है कि जब इस एपिसोड को देखेंगे तो पुलिस के बारे में जो एक नेगेटिव इमेज है वो उसको ज़रूर चेंज करेंगे, और आपका मेहनत, डेडिकेशन लोगों के सामने जाएगा। सर, इसके साथ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है आजकल बहुत बढ़ गया है, पुलिसिंग में भी बहुत सारे डिजिटल टूल्स का उपयोग होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले सबको ये समझना चाहिए कि पुलिसिंग जो है वो एक वन साइडेड प्रोसेस नहीं है। उसके अंदर हम लोग मतलब हवा या वैक्यूम में बैठ के काम नहीं करते। हमारे पास हमेशा जब भी कोई डिस्प्यूट आता है उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। पार्टी ए एक होती है, पार्टी बी अलग होती है। दोनों में से एक पार्टी सही है और एक पार्टी गलत है। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि दोनों पार्टी गलत हो या दोनों पार्टी सही हो। अब व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद द पुलिस? पुलिस के पास दो ऑप्शन है, ईमानदारी से काम करे और जो व्यक्ति सही है उसका साथ न्याय करते हुए एक्शन ले, और उसको सपोर्ट करते हुए जो आदमी ने गलत किया उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसके न्याय के अनुसार, नियम के अनुसार उसके अगेंस्ट कार्रवाई करे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर किसी ने डिसाइड किया किसी सांसारिक प्रलोभन के कारण वो गलत व्यक्ति को सपोर्ट करके जो सही व्यक्ति है उसके साथ न्याय ना करते हुए इनजस्टिस करे, तो दोनों परिस्थितियों के अंदर एक पार्टी ऐसी है जो आपके डिसीजन से असंतुष्ट है, और वो पार्टी फिर बाहर जाके हल्ला मचाती है। तो आप ये समझिए, पुलिसिंग इज नॉट इन वैक्यूम। पुलिसिंग में चाहे आप सही करें और चाहे आप गलत करें, हल्ला मचना ही है। तो सोशल मीडिया आने के बाद ये हल्ला थोड़ा ज्यादा मचने लगा है। तो सोशल मीडिया इज लाइक ए डबल एज्ड वेपन। उसको आप अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पुलिस ने इसका काफी सदुपयोग किया है,
कोरोना समय के अंदर सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए बहुत लोगों को जो है सहायता पहुंचाई गई। खोए हुए लोगों को एक मास अवेयरनेस कैंपेन चलाते हुए कई खोए हुए बच्चों को वापस खोजा गया और जनता को जागरूक करते हुए कई प्रकार के अभियान चलाए गए। तो इस प्रकार की जागरूकता बनाने में सोशल मीडिया का बड़ा हाथ रहा है और ये काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन उसी के साथ सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाने का जो एक बाजार गर्म किया जाता है वो भी समाज के लिए बड़ा हानिकारक है। बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड अनट्रस्टेड रूमर्स को फैलाकर जनता के अंदर पैनिक फैलाना, गलत बातों को अफवाह फैलाते हुए समाज के अगेंस्ट, समाज के मॉरल वैल्यूज़ के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध या किसी भी विषय के ऊपर गलत प्रकार की भ्रांतियां फैलाना, इससे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अग्रसर प्रयत्न करते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी हम लोगों की बातचीत जारी रहती है और हम कुछ एक्शन भी लेते हैं, जनता को एडवाइस भी करते हैं। लेकिन मेरी अपील है समाज के साथ, जनता के साथ, कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये अपने आप में एक अपराध है। तो उसका अच्छे काम के लिए उपयोग करें, मॉरल वैल्यूज़ को कल्टीवेट करने के लिए करें, अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे प्रचार करें। और अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवांस है, कोई आपकी समस्या है, उसको सरकार और पुलिस विभाग की नॉलेज में लाने के लिए उपयोग करें। हमें बड़ी खुशी होगी और हम उस पर न्यायोचित कार्रवाई जरूर करेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। सर, जब कोविड आया तो लोगों ने बहुत सारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस फेस किए और पुलिस उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंची। तो कोई खास ऐसा आपका अनुभव रहा उस समय का कि कोविड के टाइम में सोशल मीडिया एक बून साबित हुआ? नहीं, कोविड के समय में सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सिटीजन्स अपने अपने घर में लॉक थे और अधिकारी दफ्तर में बैठे रहने के बावजूद फील्ड में भी खाली पुलिस अधिकारी ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी उस समय अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना मैदान में थे। और उस समय काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने, सिविल सर्विस ऑफिसर्स ने कई ऐसे ग्रुप बनाए कि उसके अंदर किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी की अस्पताल के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, कुछ बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है, वो लोग नॉर्मल दूध नहीं पी पाते, उन्हें सिर्फ ऊँट का दूध पीना होता है, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह से आता है। लेकिन क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं, कोरियर सर्विसेज बंद हैं, तो उस दूध की सप्लाई रुक गई है, बच्चे के मरने तक की नौबत आई हुई है। ऐसे समय में उस दूध को वहाँ पहुँचाना और इस तरीके की अनगिनत दवाइयाँ पहुँचाना, जी बिल्कुल, इंजेक्शंस पहुँचाना, इस तरीके की अनगिनत एक मुहिम काफ़ी जनता ने और अधिकारियों ने, सरकार ने, समाज ने, सब लोगों ने चलाई और सोशल मीडिया का उसमें बड़ा अच्छा रोल रहा। सर, पुलिस की जो रिस्पेक्ट है वो मेरी नज़र में अब और ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे लगता है लोगों की नज़र में भी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और सर, आपने कहा कि जब दो पार्टियां आती हैं न्याय के लिए तो एक खुश है और एक नाखुश है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली पर लोग कुछ रंजिश भी आपसे निकालते होंगे, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट योर फैमिली? क्योंकि सर एक शो आता था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, शोएब इलियासी का, और वो उस टाइम क्रिमिनल्स को पकड़वाते थे, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। तो कभी कुछ ऐसा चैलेंज सर आपने फेस किया? नहीं, इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो पुलिस अधिकारी क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ लड़ाई करते हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सरकार ने और हमारे सिस्टम ने हमें इतना मजबूत किया है कि हम उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ निपट सकें और उसकी ज़्यादा वो चिंता का विषय नहीं है और उस समय समय पर उसकी समीक्षा होती है। बाकी परिवार का ये है कि जो एक पुत्र और पुत्री को पिता का प्रेम, या उसकी माँ अगर पुलिस में है तो उनका समय, जो एक नॉर्मल समाज के अंदर माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय गुजारते हैं और उनकी जो इमोशनल नीड्स फुलफिल होती हैं, वो पुलिस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए वो इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। उसके कारण हमें कई बार
इमोशनल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जी लेकिन वो सब समाज की सेवा और अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए वो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। जी तो उसके में कुछ किया भी नहीं जा सकता, बस वो परिवार को समझाया ही जा सकता है कि बिल्कुल सर। सो मैं समझता हूँ कि परिवार का जो सेक्रीफाइस, जी आपकी स्पाउस का सेक्रीफाइस और आपके बच्चों का सेक्रीफाइस, बिल्कुल आपके माता पिता का सेक्रीफाइस, बिल्कुल वो काफ़ी रहता है एक पुलिस अधिकारी की ज़िंदगी में। जी और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आपके मित्र और कुछ पारिवारिक या आपके रिश्तेदार कोई ऐसे काम की आपसे अपेक्षा रखते हैं जो कई बार कानूनी तौर पे सही नहीं होता, या कई बार कानूनी तौर पे सही होता है तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते जी क्योंकि वो उस प्रोसीजर से गुजर चुका है जहाँ हस्तक्षेप जरूरी था। जी तो उसमें शिकायतें रहती हैं, गिले शिकवे रहते हैं, वो समाधान हो जाता है उनका जी समय के साथ। उनकी भी समझ में आ जाता है कि ये चीज़ होने वाली नहीं थी, बिल्कुल लेकिन वो चलता रहता है, ताना बाना चलता रहता है, वो ठीक है, इस पार्ट ऑफ द गेम। जी सर, कितनी अच्छी बात आपने कही कि जब हम लोग होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और अपने त्यौहार को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने सोचा है कि जो एक पुलिस अधिकारी है, जो एक पुलिस सेवा से जुड़ा व्यक्ति है, वो उस टाइम ड्यूटी कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो लोग आपकी सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं। और सर, बहुत देर से हमने बात की पुलिस की, क्रिमिनल्स की, क्राइम की। एज अ पर्सन आपकी से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल में थे तो कुछ ऐसी मेमोरीज रही होंगी आपकी, और वो आपकी जर्नी कैसी थी आपके स्कूल की, एकेडमिक्स की? देखिए, जहाँ तक स्कूल की बात है, मैं एक सरकारी स्कूल शक्ति नगर नंबर 1 जी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल शक्ति नगर नंबर 1 में मैंने अपनी जी प्रारंभिक शिक्षा, तो मैंने एक रविंद्रा मोंटेसरी स्कूल होता था प्रेम नगर में, जी जी जो शक्ति नगर के पास है, जी भाई साहब के स्कूल के नाम से फेमस था। ओके भाई साहब रविंद्र मल्होत्रा जी जो हैं वो भाई साहब थे और उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। जी जी बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन थे और उनका कोई ज़्यादा नहीं तो 2 इंच मोटा डंडा सोटा उनके हाथ में हमेशा रहता था। जी और कोई आप छोटी सी गलती कर दो, बस वो मौका देखते थे और उसके बाद सूद देते थे अच्छे से, उसमें किसी को माफ़ी भी नहीं मिलती थी। जी 5वीं कक्षा तक वहाँ हमने पढ़ाई की, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन रहा। जी और मेरे पिताजी के काफ़ी अच्छे मित्र थे, जी और लेकिन कभी उन्होंने उस मित्रता को पिटाई के आड़े नहीं आने दिया। जी पिटाई करनी है तो करनी है, बिल्कुल लेकिन वो एक नींव बड़ी अच्छी थी, बड़ी एक डिसिप्लिन की नींव, जो एक अनुशासन और उसकी नींव। उसके बाद निर्णय लिया गया कि भाई मैं जो है शक्ति नगर नंबर 1 स्कूल के अंदर एक एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए, जी हम एग्ज़ाम दें और उसके अंदर एडमिशन लें, क्योंकि वो जी उन दिनों में ये सब प्राइवेट स्कूल का माहौल नहीं था। 2-3 स्कूल होते थे, शक्ति नगर नंबर 1, रूपनगर नंबर 1, जी ये दिल्ली के टॉप स्कूल थे। जी चाहे वो मेडिकल की पहली 10 सीट हो और या चाहे इंजीनियरिंग की पहली 10 सीट हो, जी वो इन्हीं 2 स्कूलों से आती थी। जी तीसरा स्कूल मुझे ध्यान नहीं है कि कोई होता होगा। तो इन 2 स्कूलों में एडमिशन के लिए बड़ा मारामारी होती थी, और इसमें एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता था। अगर आपने एग्ज़ाम पास किया 5वीं के बाद तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आप किसी की भी सिफारिश लेके चले जाइए, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हमने भी उसमें एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया और लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। मैं और मेरी माताजी लिस्ट देखने गए थे, शक्ति नगर में ही रहते थे, वहीं लिस्ट देखने के लिए गए। तो हम लोग आगे भी नाम हुआ नहीं, अब कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो मेरे ताऊजी दिल्ली प्रशासन में टीचर थे। जी जी अब तो उनका स्वर्गवास हो गया काफ़ी यंग आयु में। तो ताऊजी के एक कलीग थे, उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, जी वो मेरी माताजी को जानते थे जी जी कि यहाँ कैसे आना हुआ। जी जी तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, तो बोला क्या नाम है, बोला ये नाम है। तो बोले कि हाँ हाँ हो गया ना, आप जाइए आइए। जी तो हम लेके गए तो उसमें नाम था नहीं, वाकई में नहीं था नाम। जी जी तो बोला आप गलत लिस्ट देख रहे हैं, आप हिंदी मीडियम की लिस्ट देख रहे हैं, जी आप अंग्रेजी मीडियम की लिस्ट देखिए, इसमें इस बच्चे का नाम पहले नंबर पे है। एक्चुअली मैंने जो अप्लाई किया था वो हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया था, जी लेकिन जब स्कूल ने हमारे जो पर्चे जांचे, जी जी और पर्चे जांचने के बाद जो उन टीचर्स की एक काउंसिल होती है, उन्होंने ये तय किया कि इस बच्चे का अंग्रेजी का पर्चा इतना अच्छा है कि इसे इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन दिया जाए, इसे हिंदी मीडियम में एडमिशन देना इसके प्रति अन्याय होगा। बिल्कुल और उन्होंने जबरदस्ती मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दे दिया। जी उससे पहले मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिया। मैं
और मैंने पढ़ाई की, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया जी जी वहाँ के नए माहौल को, सरकारी स्कूल के माहौल को। जी जी कुछ संगत थी, जी कुछ इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का एक झोल था। जी तो 7वीं कक्षा के अंदर मैं फेल हो गया। जी तो पिताजी क्योंकि एक दिल्ली प्रशासन के बड़े अधिकारी थे, तो जी माताजी ने कहा कि इनको आप अपनी सिफारिश का यूज़ करते हुए 8वीं कक्षा में एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए। उस टाइम तो सर फेल होना भी एक स्टिग्मा होता होगा। बिल्कुल जी। जी तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अगर इसने पढ़ना है तो ये इसी स्कूल में पढ़े और उसी क्लास में पढ़े, जी और नहीं पढ़ना तो लेट हिम लीव द एजुकेशन स्टडीज, इसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं उसी स्कूल में पढ़ा जी और उसी क्लास में पढ़ा, 7वीं कक्षा में ही पढ़ा। जी और मेरी नई क्लास 7वीं क्लास जिसमें नए बच्चे आए, जी जी वो मुझे मतलब फेलियर कह के चिढ़ाते थे। और लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई की। और पहले टर्म एग्जाम्स होते थे, क्वार्टरली एग्जाम्स। जी जी पहला एग्जाम सितंबर के महीने में होता था, फिर दिसंबर के महीने में होता था, जी जी फिर एक फरवरी के महीने में होता था, फिर अप्रैल में होता था। तो सितंबर एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो हमारे एक टीचर थे, नाम नहीं लूंगा उनका, वो कक्षा में आए और उन्होंने कहा कि टॉप के 5 बच्चे खड़े हो जाएं। तो उन बच्चों के अंदर मैं भी खड़ा हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे बैठ जा। मैंने नीचे से 5 खड़े होने को नहीं कहा। अच्छा। तो मैंने कहा सर, चाहे इसे आप दुर्भाग्यपूर्ण समझें या सौभाग्यपूर्ण समझें, मैं भी ऊपर से 5 बच्चों में हूँ। और उसके बाद फिर समय निकलता गया। मैंने कभी मतलब पीछे पलट के नहीं देखा। बिल्कुल। 12वीं कक्षा के अंदर भी मैं CBSE में बायोलॉजी फील्ड का टॉपर रहा, जी दिल्ली का टॉपर। जी जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 6 वर्ष मैंने पढ़ाई की। जी 6 के 6 वर्ष मैंने विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक लिया। और उसके बाद मैं प्राध्यापक रहा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। जी उसके बाद मेरी जर्नी एक अलग ही जर्नी बनी, अलग ही लाइन बनी। जी तो वो एक जो झटका मुझे 7वीं कक्षा में लगा, उसने मुझे गिरने के बाद मुझे सीख दी और मुझे सुचारू रूप से आगे बढ़ना सिखाया, आगे चलना सिखाया, और मैं अपने पैरों पे खुद चलकर आगे बढ़ना सीखा। तो ये भी पिताजी का ही एक बहुत बड़ा योगदान था कि अगर उनका निर्णय जो उस समय उन्होंने नहीं लिया होता तो शायद फिर मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सही। सर, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई पर्सन जिसको वो सोचते हैं कि हमें इसकी तरह बनना है, या उसके हार्डवर्क से वो कुछ लर्न करते हैं। तो कोई ऐसा इंस्पिरेशन आपके जीवन में कोई रहा कभी? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा नहीं। मतलब जी, मुझे लगता है सर आपका हार्डवर्क ही आपका इंस्पिरेशन था। आपने खुद से मुझे सीखा। ऐसे ही लगता है कि मैंने कभी दूसरे की तरफ देखा ही नहीं जी, कि कोई क्या कर रहा है, किसने क्या किया। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि हर महापुरुष कुछ ना कुछ मैसेज देता है, जी उसको पॉजिटिव वे में आप समझिए। जी और एक चीज़ जरूर थी जो मैं करता था विद्यार्थी काल में। मैं जब भी कुछ करता था, चाहे वो तैयारी करता था एग्जाम की, चाहे कुछ भी करता था, तो शीशे के सामने खड़े होकर मैं ये जरूर बोलता था, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव डन इट। तो उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था और मुझे लगता था कि मैंने कर दिया उसे, और वो हो भी जाता था। ऐसी चाहिए तो पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, जी जी, तो वो मुझे काफ़ी एक बल देती थी। बाकी ऐसा कोई मतलब इंडिविजुअली मेरे को सारे महापुरुष ही मेरे को वो करते हैं, रोमांचित भी करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन ऐसा कोई आइडियल कि मैंने उसको देख के आगे चला हूँ, ऐसा मेरे को कोई ध्यान आता नहीं। जी सर, आप अपने आप पे एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। यू आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। आपके अंदर जो चीज़ है वो लोग उससे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे। सर, आजकल जो लोग सक्सेस के लिए चाहते हैं कोई शॉर्टकट मंत्रा उन्हें मिल जाए और मेहनत से वो बच जाए, आपका इतना हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है मेहनत का, तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे और बढ़ रहे थे जी, उस समय विकल्प बहुत कम थे। जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सरकारी नौकरी ले लो। जी, अब आज जो है 21st सेंचुरी में विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंटरनेट रिवॉल्यूशन जो आई है, जिसे आप एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तौर पे भी देखते हैं, आज जो आयाम बहुत बढ़ चुके हैं। आप किसी फील्ड में रहते हुए भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, किसी फील्ड में रहते हुए भी आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो मेरा यही है कि आप कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सिविल सर्वेंट बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, उसमें अच्छा करें, और हर फील्ड के अंदर आप देश की, समाज की, अपने परिवार की
ज़रूरतों को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही है, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपको पकी पकाई खिचड़ी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ बनने की इच्छा आपके मन में आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को, उद्देश्य को आप रीच कर पाओगे। तो वही आपका मोटिवेशन रहेगा। बिना मोटिवेशन के किसी भी उद्देश्य को, किसी भी मुकाम को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही है, जो भी करें अच्छा करें, सही करें, स्वच्छ तरीके से करें। गलत रूट्स जिसे बोलते हैं शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आजकल गलत संगति में भी पड़ जाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने में भी पड़ जाते हैं। उन रास्तों को ना चुनें। शॉर्टकट हो सकते हैं, फौरी तौर पर आपको कुछ फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उससे आपका नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा और समाज का नुकसान तो होगा ही होगा। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आज का ये जो एपिसोड है बहुत प्रेरणादायक था। लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो नज़रिया है आपने बोला पुलिस के प्रति, वो भी लोगों का बहुत बदलेगा। और सर, आप स्टूडियो में आए, आज आपका स्टूडियो में आने के लिए, आपसे खूबसूरत बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।